नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रोफेसर यूपेश कुमार और आप जो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री है वो पढ़ रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री में मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसको देख रहे हैं। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत है वहां पे लोधी वंश चल रहा है और लोधी वंश को हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार से लोधी वंश जो है आखिरी वंश माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, इस वंश के पश्चात जो है भारत में मुगलों का शासन स्थापित हो जाएगा और मुगलों के द्वारा शासन किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वंश होने वाला है और इसको हम लोग बड़ी डीप से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो सैयद वंश है उसका अंत करके जो बहलोल लोधी है ये जो है शासक बनता है कब? 1451 ईस्वी में ये दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना करता है। ठीक है। और ये जो वंश है इसका अंत हो जाएगा 1526 में जब भारत पे आक्रमण करेगा बाबर के आक्रमण के पश्चात भारत में मुगलों का शासन स्थापित हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो शासन है वो चलता रहा। और ये जो वंश है मूल रूप से अफगानी वंश माना जाता है या अफगानिस्तान से जो आए हुए मुसलमान थे अफगानी, उनके द्वारा ये जो शासन किया गया। तो देखेंगे लोधी वंश के जो शासक हैं उनकी सूची देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं। तो ये बहलोल लोधी जिनका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक माना जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है और बहुत दिनों तक ये शासन करता है। इसके बाद इनका जो पुत्र होगा दूसरा सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से लेकर 1517 तक ये शासन करेगा। फिर जो अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोधी, ये करेगा शासन 1517 से लेकर 1526, जब तक के जो है भारत पे मुगलों का शासन स्थापित नहीं हो जाता तब तक। तो देखते हैं बहलोल लोधी इनका जो शासन काल माना गया है कब से कब तक माना गया है? 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक इनका शासन माना गया है। बहलोल लोधी जो है ये दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना करता है और 1489 तक दिल्ली की सत्ता पर ये काबिज हो जाया रहता है। देखते हैं कि किस प्रकार से जो सैयद वंश का अंतिम शासक है आलम शाह, वो बहलोल लोधी को क्या करता है? सत्ता दे देता है और स्वेच्छा से वह वहां से चले जाता है। और जो बहलोल लोधी है वो कौन से मुल्क का है भाई? हम लोग अभी कुछ समय पहले देखें कि ये अफगानी मुल्क का है और एक पश्तून परिवार में ये पैदा हुआ था। सैयद वंश के जो मोहम्मद शाह है, जो हम लोग देखे कि मोहम्मद आलम शाह, उसी के दौरान ये जो सरहिंद का जो राज्यपाल था, उसके बाद फतेहगढ़ साहब में भी ये जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहब में स्थित है वहां पे इसको क्या नियुक्त किया गया था? राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और इनके समय में भी बहुत सारे जो है देखते हैं कि विदेशी आक्रमण होते हैं, उन आक्रमणों को ये असफल कर देता है। बहलोल शाह जी की उपाधि धारण करता है और ये जो है उन्होंने सरहिंद के एक सुनार की बेटी से शादी की थी। देखते हैं कि एक जो हिंदू सुनार है उनकी बेटी से ये क्या करता है? शादी कर लेता है। क्योंकि ये जो बहलोल लोधी है बहुत ही शांति प्रिय शासक होता है और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण अभियान है, 2 अभियान किया जाता है, उन दोनों अभियानों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। इनकी मृत्यु के बारे में देख लेते हैं कि जो बहलोल लोधी उनकी मृत्यु 1489 में हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है सिकंदर लोधी, वो क्या करेगा? वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग इनके दो अभियान है वो देखने वाले हैं। तो पहला जो इनका अभियान होता है वो होता है जो है एक शासक है जिनके खिलाफ जौनपुर में ये पहला अभियान करेंगे। और जो इनका अंतिम अभियान होता है वो गुजरात अभियान होता है। गुजरात अभियान के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है लू लगने के कारण। ठीक है। ये जो अभियान है महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना गया है। दूसरा जो शासक है महत्वपूर्ण शासक वो देखेंगे वो है सिकंदर लोधी। इनका जो शासनकाल माना गया है 1489 से 1517। तो देखते हैं कि बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है वो सिकंदर लोधी, उनका जो बचपन का नाम रहता है वो रहता है निजाम खां। ठीक है। और जब ये सत्ता संभाल लेता है तो ये अपना नाम भी क्या कर देता है? चेंज कर देता है और सुल्तान सिकंदर शाह रखता है, या इन्हीं को हम सिकंदर लोधी कहते हैं, जो कि बाद में क्या हो जाता है? सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध होता है। देखते हैं कि 1489 से लेकर 1517 तक ये दिल्ली की शासन पे बैठा रहता है। और बहलोल लोधी का जो दूसरा पुत्र है, ठीक है, उनका नाम था बरबक शाह। और ठीक है, और बहलोल लोधी का जो सबसे बड़ा पुत्र था
वो उनको जौनपुर का वायसराय बनाया गया था। ठीक है, जो बर्बक शाह है वो उनको क्या किया गया था, जौनपुर का वायसराय बना दिया गया था। हम लोग इसके पहले देखें कि जौनपुर को जीत करके क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था किनके द्वारा, बहलोल लोधी के द्वारा। तो अब देखते हैं कि सिकंदर लोधी जो महत्वपूर्ण शासक है, तो इनके द्वारा क्या क्या अभियान या क्या कार्य किए गए ये देख लेते हैं। उसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध, बुंदेलखंड के राजाओं को अपने नियंत्रण में रखा और अपना जो सत्ता स्थापित करके रखा। भूमि नापने के लिए इन्होंने गज सिकंदरी प्रणाली का जो उपयोग किया, देखते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो है इनके द्वारा कार्य किया गया वो है गज सिकंदरी का प्रयोग। ठीक है, और सन 1503 में आगरा शहर बसाया। ठीक है, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा बसाया गया। भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से इन्होंने आगरा ले आया। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। और इन्होंने नगर कोट के जो ज्वालामुखी मंदिर है उनको तोड़ दिया। ये चूंकि बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, और मंदिरों को तोड़ के उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। और हिंदुओं पर इन्होंने जजिया लगाया, जबकि इसके विपरीत इनके पिता बहुत ही जो है शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे शासक थे। मुसलमानों की जो ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। ये भाई देखिए, मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी पाबंदियां इन्होंने लगाया था, जैसे वो ताजिया नहीं निकाल सकते थे, पीर और संतों के मजार पर स्त्रियां नहीं जा सकती थी, और उसने ग्वालियर के किलों पर 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, और लेकिन राजा मान सिंह ने उन्हें हर बार हरा दिया। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि इनके जो पिता है उनका अंतिम अभियान ग्वालियर था। ठीक है, सॉरी, वो गुजरात की जगह पे कौन सा रहेगा, ग्वालियर का अंतिम अभियान था, और वहां से आते टाइम लू लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके बारे में भी देखते हैं कि जो सिकंदर लोधी उनकी मृत्यु कैसे होती है। तो सिकंदर लोधी जो है इनकी मृत्यु 1517 में हो जाती है। गले के बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और इनका बेटा जो है इब्राहिम लोधी जो शासक बनता है, ये अंतिम शासक कहलाएगा लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का। तो देखेंगे कि इब्राहिम लोधी 1517 में क्या बनेगा, शासक बनेगा, और कब तक के रहेगा, 1526 तक, पानीपत के युद्ध तक ये शासक बने रहेगा। इब्राहिम लोधी जो है सिकंदर लोधी का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन यह योग्य माना गया। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी 1517 में राजगद्दी पर बैठ जाता है, और 1526 तक के भाई ये क्या करेगा, दिल्ली में शासन करेगा। अब लोधी वंश के जो है अंतिम शासक या दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हम इसको कह सकते हैं, और इसके कार्यकाल में कुछ कार्य कराए गए थे, उन कार्यों को भी हम लोग देखने वाले हैं। वह एक साहसी राजा था। ठीक है, और लेकिन बहुत सारे विद्रोह हुए और उन विद्रोहों को ये दबाते गया। जौनपुर और अवध का विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया था, इनका जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह कर दिया, इनको भी दबा दिया गया। खलौती की लड़ाई 1518 में राणा सांगा के हाथों पराजित होना पड़ा। देखिए, यहीं से ये जो टर्निंग पॉइंट है, खलौती की लड़ाई में जब 1518 में होता है तो राणा सांगा के हाथों इनको पराजित होना पड़ता है, और इसीलिए इनकी दुश्मनी राणा सांगा के साथ हो जाती है। और 1526 में जब बाबर भारत में आक्रमण करेगा तो राणा सांगा इनका सहयोग नहीं करेगा, जिस वजह से इब्राहिम लोधी की सेना हार जाती है। इसके जमींदार व चाचा आलम खान काबुल भाग गए और बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी याद रखेंगे। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें किसकी हार होती है भाई, इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है, और दिल्ली में फिर मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। मृत्यु देखेंगे कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इनको पराजित करके मार डाला तथा दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और 1526 में ही बाबर ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार से जो है एक महत्वपूर्ण शासन, एक महत्वपूर्ण राजवंश का अंत होता है लोधी वंश का, और एक नई राजवंश का नींव पड़ता है यहाँ मुगल वंश का, जो लगभग 500 साल तक के भारत पे राज करेगा। और इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो जाता है, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश होता है। तो हम लोग जो है ये जितने भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजवंश पढ़े हैं, तो हमारा एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन, जितने भी इमारत हैं, जितने भी टॉम्ब वगैरह बनवाए गए हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे, चाहे वो सल्तनत काल में हो, सल्तनत काल के अंतर्गत, चाहे वो गुलाम वंश में हो, ठीक है, चाहे वो खिलजी में हो, चाहे तुगलक में हो, सैयद में हो या लोधी, सारी चीजों को हम लोग डीप से देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो है सूफी आंदोलनों को देखेंगे, धार्मिक आंदोलन जो चलाया गया, उन सारी चीजों को देखने वाले हैं। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे जो है
मुगल वंश पे, और मुगल वंश का जो 1707 तक का पीरियड हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सम्मिलित करेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी औरंगजेब के बाद का जो पीरियड रहेगा वो आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के आप सभी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, इसी प्रकार से हम रिव्यू करते रहेंगे नोट्स को। बहुत ही जल्दी आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है, तब तक के आप पढ़ाई करते रहें और बेसिक जानकारियां लेते रहें। थैंक यू।